कृष्णनगर राभी नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के पुराने घरों के बीच में जमींदार रतन सिंह का भी एक विशाल घर था। वो अपनी पत्नी रमला और दो बेटियों, बड़ी बेटी नीला और छोटी बेटी नेहा, सुखी जीवन बिता रहे थे। खेत खलिहान और धान चावल के व्यापार से उनकी अच्छी आय होती थी। फिर भी उनका घरेलू जीवन बहुत साधारण था। रमला कभी भी फिजूल खर्ची को बढ़ावा नहीं देती थी। एक दिन जमींदार ने नीला को अपने पास बुलाकर कहा, नीला माँ, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पड़ोस के गांव के सोने के व्यापारी रामलाल का बेटा समीर, बड़ा घर है, बहुत जमीन जायदाद है उनके पास, हर तरह की सुविधाएं हैं। तुम क्या कहती हो? अगर तुम राजी हो तो मैं बात पक्की कर दूं। नीला ने ये सुनकर उत्साह भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा और बोली, जैसा आप चाहे पिताजी, आप जहाँ देंगे मैं वहीं विवाह करूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर नीला बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से ही उसके माता पिता ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। वो सोच रही थी, ऐसा शानदार जीवन शायद दूसरी जगह न मिले, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे दोनों घर अमीर परिवारों के होने वाले हैं। बेटी नेहा, तुम्हारे लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया है। हमारे श्री रामा जी, जो राजा के यहाँ काम करते हैं, उनका बेटा शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा है। उसने तुम्हें बहुत पसंद किया है। वे खुद मुझसे बात करना चाहते हैं। पिताजी, मैं पड़ोस के गांव के किसान के बेटे अर्जुन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रहे हो? वही अर्जुन जिसके घर में 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बनता। मैं तुम्हें उस घर में ब्याह नहीं सकता। मेरा समाज में कुछ सम्मान है ना। जमींदार अब अपनी छोटी बेटी नेहा की ओर मुड़े। जमींदार गुस्से में गरजे। उनकी ऊंची आवाज सुनकर रमला दौड़कर आई। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? सुना तुमने? तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? वो कह रही है कि वो उस गरीब अर्जुन से शादी करना चाहती है। रमला ने हैरानी से कहा, तुम ये क्या कह रही हो? अर्जुन इस हवेली का दामाद बनेगा? यही क्या हमारे नसीब में बाकी था? वो नेहा को समझाने लगी, बेटा, ऐसे अच्छे घर का रिश्ता बार बार नहीं आता। किस्मत से ऐसा रिश्ता मिलता है। देखो, तुम ये सब छोड़ो और अपने पिताजी की बात मानो। माँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ वही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें माँ। रमला ने जमींदार की ओर देखा। वे अभी भी गुस्से में फुनफार रहे थे और नेहा को तीखी नजरों से घूर रहे थे। रमला के मन में अचानक एक विचार आया। अगर ऐसा हो गया जैसे सुबोध की बेटी के साथ हुआ था, प्यार में पड़कर उसने अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, हमारी नेहा भी अगर ऐसा कुछ कर बैठी तो? नहीं, मुझे ये होने नहीं देना। मुझे जमींदार साहब से समझाकर कहना होगा ताकि बेटी गुस्से में कोई गलत कदम ना उठाए। रमला ने जमींदार साहब की ओर देखकर कहा, हमने तो बचपन से दोनों बेटियों को बराबर प्यार देकर बड़ा किया है। आज लगता है क्या हम अपनी ही बेटी के साथ अन्याय कर रही हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ। हमारी बड़ी बेटी अब बड़े घर की बहू बनने जा रही है। अगर छोटी बेटी को किसी गरीब घर में ब्याह देंगे तो लोग हमारे बारे में बहुत बुरा भला कहेंगे। बेटी अमीर घर जाए या गरीब घर, वो अपनी किस्मत लेकर ही जाती है। आप आशीर्वाद दीजिए और दोनों बेटियों की शादी तय कर दीजिए। तो तुम कह रहे हो कि नेहा की शादी अर्जुन के साथ ही करनी होगी? हाँ, अगर हमारी बेटी की किस्मत में धन दौलत लिखी है तो एक दिन वो अमीर हो ही जाएगी। तुम ठीक कह रही हो रमला। हमें भी नेहा को उसके भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। हमने हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी की हैं। इस बार भी फैसला उनका ही हो। आखिरकार जमींदार और रमला ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। शादी के बाद नीला एक विशाल महल में गई, जबकि नेहा एक छोटी सी झोपड़ी में। दोनों बहनों के घर आमने सामने थे। बीच में एक नदी थी। एक दिन नीला अपने महल की छत पर खड़ी होकर नेहा की झोपड़ी देख रही थी। उसने समीर की ओर देखकर कहा, देखो, उस कुटिया में नेहा कैसे दिन काट रही है। अगर पिताजी की बात सुनती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अर्जुन तो अब राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है। बदले में राजा उसे 2 वक्त का खाना देते हैं। इससे कितने दिन घर चलेगा? एक दिन न एक दिन नेहा अपनी गलती समझ जाएगी। अच्छा छोड़ो, और बताओ तो
कल तुम्हारे लिए कौन सा गहना लाऊं? कल ही तो हमारी शादी हुई है। पिताजी और तुम्हारी परिवार के सभी ने मुझे इतनी साड़ियाँ और गहने दिए हैं, और क्या चाहिए? जरूरत है। मैं चाहता हूँ मैं जब भी घर आऊं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आऊं। समीर के शब्दों से नीला के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल गई। उधर अर्जुन और नेहा अपनी झोपड़ी में बैठे थे। अर्जुन की माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी और धुआं चारों ओर फैल रहा था। नेहा ने आकर कहा, माँ, आप हट जाएं, मैं खाना बनाती हूँ। तू खाना कैसे बनाएगी? माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ और बेटी के सामने माँ काम नहीं करती। बेटा, तुम तो बड़े घर की बेटी हो, क्या तुम्हें ये चूल्हे पर खाना बनाना आता है? चूल्हे पर खाना नहीं बनाया ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कोई काम न करें जब तक मैं जीवित हूँ। लोग कहते हैं बड़े घर की बेटियां बिगड़ जाती हैं, लेकिन हमारे अर्जुन की तो किस्मत ही बदल गई, ऐसी अच्छी बहू मिली है। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपनी माँ के पास आया। उसका चेहरा उदास था। बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं राजा के यहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता हूँ। महीने में सिर्फ 10 रुपए देते हैं। आज 1 महीना हो गया, मंत्री के पास कहा वेतन दे दीजिए। उसने कहा बाद में ले लो, अभी राजा दूसरे काम में व्यस्त हैं। सोच रहा था नेहा के लिए कुछ लेकर आऊंगा, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। डर लग रहा है कहीं वो ये ना सोचे कि उसने मुझसे शादी करके गलती कर दी और ये घर छोड़कर चली जाए। नेहा तभी कमरे में आई। सारी बात सुनकर शांत स्वर में बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है इस घर में आकर। लेकिन बुरा लग रहा है सिर्फ इसलिए कि आप और माँ मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं नीला दीदी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक दिन तुम खुद ही इस बात को मानोगे। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन समीर खेतों के रास्ते से जा रहा था। अचानक एक फूल वाला उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। समीर, तुम तो हमेशा मुझसे फूल खरीदते हो, लेकिन अब मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। जिस जमीन पर मैं फूल उगाता हूँ, वहाँ कल से एक और फूल वाला आ गया है। कहता है कि वो राजा साहब का आदमी है। अब से सारे फूल वही लेगा। अगर मुझे फूल उगाने नहीं दिया तो मेरी बीवी और छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम कुछ करो बाबा। काका, मेरे रहते तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ चलो, देखें कौन तुम्हें खेती करने से रोकता है। ये कहकर समीर फूल वाले के साथ चलने लगा। थोड़े समय में वे खेत के पास पहुंच गए। वहां पहले से ही एक व्यक्ति बैठा था। उसका नाम था रामू। समीर ने रामू के सामने खड़े होकर कहा, तुम इस गरीब फूल वाले का हक क्यों छीन रही हो? वो गरीब आदमी है, उसके बच्चे और बीवी भूखे मर जाएंगे। ये जमीन अब मैं उसे नहीं दूंगा। आप अगर कहें तो इस जमीन के फूल बेचने की एक हिस्से की कमाई आपको दे सकता हूं। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस इस फूल वाले को हटा दीजिए। रामू, ये साहब गांव के सबसे नेक और अमीर इंसान हैं। तुम जिनकी ईमानदारी खरीदने की बात कर रहे हो, वो बिकाऊ माल नहीं है। तो साहब, एक बार अपने मुंह से कह दे, मैं समझ जाऊं क्या करना है। हो गया फैसला, ये तब रामू का ही रहेगा। क्या कह रहे हैं समीर बाबू? मैं इतने सालों से आपकी सेवा करता आया हूं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, किया है तो अब रामू को भी एक बार मौका दो। साहब, दया करके ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन समीर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। यही उसका स्वभाव था। वो अक्सर लोगों को ठग कर पैसा कमाता था, इसलिए उसके पास बहुत संपत्ति जमा हो गई थी। उधर रात होने के बाद अर्जुन थका मांदा अपने घर की ओर लौट रहा था। जब वो समीर के घर के पास पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये किसकी रोने की आवाज है? ये तो नीला दीदी का घर है। दीदी कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, रोने की आवाज और तेज होती गई। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे के सामने खड़े होकर रो रही थी। अर्जुन ने पास जाकर कहा, अरे काकी, क्या हुआ आपको? इतनी रात को यहाँ क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं बाबा, सुबह से समीर बाबू को पुकार रहा हूं, लेकिन वे बाहर नहीं आ रहे। ओह अच्छा, आप समीर बाबू से बात करेंगी। रुकिए, मैं बुला लाती हूँ। नहीं बाबा, वे बाहर नहीं आएंगे।
लेकिन क्यों काकी? कल मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए मैंने अपनी इकलौती संपत्ति, अपनी जमीन का टुकड़ा समीर बाबू को बेच दिया था। वे कल सारे कागजात लेकर आए और मुझे कहा कि उनके घर से आके पैसे ले जाऊं, लेकिन आज वे दरवाजा ही नहीं खोल रहे। शायद समीर बाबू घर पर नहीं है काकी, वो ऐसा काम नहीं करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आराम कीजिए, बाद में फिर आ जाइएगा। नहीं बाबा, मैंने खुद उन्हें घर में घुसते देखा है। अर्जुन हैरान हुआ। अगर समीर अंदर है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? उसने जोर से आवाज दी, समीर बाबू, ओ समीर बाबू, दरवाजा खोलिए, कोई आपसे मिलने आया है। अंदर से समीर ने अर्जुन की आवाज सुनकर नीला की ओर देखा और बोला, तुम्हारा वो गरीब दूल्हा भाई फिर हमारे घर क्यों आया है? क्या उसके घर में खाना खत्म हो गया? मुझे ये गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जरा सी तकलीफ हुई कि धनी रिश्तेदार के पास भीख मांगने चले आते हैं। पिताजी ने नेहा को बहुत डांटा था, माँ ने भी समझाया था, लेकिन वो समझी नहीं। उस भिखारी अर्जुन के घर जाकर बैठी है। शादी में एक साड़ी तक नहीं दी उन्होंने। समझ नहीं पा रही हूँ नेहा उस कुटिया में कैसे रहती है। ठीक कहा, अगर किसी धनी घर में शादी की होती तो आज वो हमारे दरवाजे पर खड़ी ना होती। मैं चिंता में हूँ, हमारा घर नदी के किनारे है, वे सामने सामने, अगर बार बार आए तो अच्छा नहीं। नीला को कुछ असहजता महसूस हुई, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन उसकी बहन का पति है, लेकिन सच कहें तो उसे भी गरीबों के प्रति कोई खास लगाव नहीं था। आप उसे लौटा दीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। अरे, सोचा था ये तो चला गया। अब अगर अर्जुन सब जानकर जमींदार को बता दे तो मेरा मुंह कहाँ रहेगा? समीर को चिंतित देखकर अर्जुन बोला, समीर बाबू, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? समीर हड़बड़ाते हुए बोला, मैं नहा रहा था। अब घर में नई बहू है, वो तो दरवाजा खोल नहीं सकती। आप नहा रहे थे, लेकिन आपके तो बाल सूखे दिख रहे हैं। समीर घबराकर बोला, नहीं, मतलब जाने वाला था, गया नहीं। नई बहू आई है, बात करने में थोड़ी देर हो जाती है। समीर बाबू, काकी कह रही हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी इकलौती जमीन आपको बेची थी, लेकिन आपने उन्हें पैसे नहीं दिए। समीर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर वो बूढ़ी औरत की ओर मुड़ा और चिल्लाकर बोला, ए बुढ़ी, मैंने कब जमीन का कागज लिया? मुझे लगता है ये बुढ़ी पागल हो गई है। कोई पैसे के बिना जमीन का कागज दूसरे को देता है क्या? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, समीर बाबू, 3 दिन पहले मैं आपके घर आया था जमीन के कागज देने। आपने कहा था कि आज आपके घर आकर पैसे ले जाना। कल मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं पैसे लेने आया हूँ, और अब आप मुझे ही झूठा बता रहे हैं। भगवान का डर करें समीर बाबू, आप एक गरीब माँ की जमीन ले रहे हैं। ए बुढ़ी, जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। भीख मांगने आई हो कहती तो दे देता, लेकिन झूठा इल्जाम लगाओगी तो बुरा होगा। ये कहकर वो अर्जुन और उस बूढ़ी औरत को बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बूढ़ी औरत दरवाजे के सामने खड़े होकर रोने लगी। अर्जुन को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि इस बूढ़ी औरत की आंसुओं में कोई गहरी सच्चाई छिपी है। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, कल मेरी बेटी का बारात आएगा। अगर शादी में गहने न दूं, शायद वे वापस चले जाएं। अगर बारात वापस चली गई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि ये शादी गहनों पर ही निर्भर है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत रोते हुए वहां से चली गई। अर्जुन को उस बूढ़ी औरत के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास करने को कुछ नहीं था। फिर अर्जुन भी उदास मन से अपने घर लौट गया। अगले दिन सुबह नेहा चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी नीला उसके घर आई। नेहा नीला को देखकर खुश हुई। दीदी, आज सुबह आपको देखकर तो मेरा दिन ही सुंदर हो गया। जानती हैं दीदी, मेरे आपके लिए बहुत मन उदास करता है। नेहा,
तुम्हारी शादी को मात्र कुछ महीने हुए हैं और तुम अब से ही चूल्हा संभाल रही हो। देखो अपनी हालत, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत घरों का काम करके आई हो। मुंह का रंग देखो, धुएं में काम करके अपनी हालत खराब कर ली है। नहीं दीदी, ये ठीक नहीं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। देखो नेहा, मेरे पति रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाते हैं, और अर्जुन ने तुम्हारे लिए क्या लाया है? अर्जुन राजा के पास काम करता है, अभी तक वेतन नहीं मिला। वेतन मिलने के बाद नई साड़ी लाएंगे। नीला हंसते हुए मजाक करने लगी, फिर कुछ देर बाद अपने घर चली गई। उधर वो बूढ़ी औरत सीधा राजा के महल में गई। वहां जाकर उसने राजा को समीर के बारे में सब कुछ बताया। मंत्री जी, देखिए इस महिला की बात सच है या झूठ, क्योंकि समीर इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर बूढ़ी महिला समीर की संपत्ति देखकर उस पर गलत आरोप लगा रही है तो इसका परिणाम भयानक होगा। माफ कीजिए महाराज, असल में आज सुबह एक फूल वाले की पत्नी अपने बच्चे के साथ महल आई थी। बोली कि जिस जमीन पर उसका पति फूल उगाता था, समीर बाबू ने वो जमीन किसी और को दे दी और बदले में उसे खेती के एक हिस्से का पैसा देने की बात हुई थी। फूल वाले के परिवार में खाने को कुछ नहीं है, बच्चा भूख से तड़प रहा है, इसलिए फूल वाले ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके पास वो जमीन के अलावा कुछ नहीं था। समीर बाबू आपके लिए खास व्यक्ति हैं, हम कुछ कहते तो आप झूठ समझते, इसलिए चुप थे। तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम दिखा सको कि समीर के पास तुम्हारी जमीन का कागज है? महाराज, मेरे जमीन के कागज का एक कोना फटा हुआ है और वो एक डिब्बे में है जिसमें पोपटी बनी हुई है। हम अब शाम के घर की तलाशी लेंगे। अगर वो पुराना बक्सा समीर के घर में मिल जाता है तो वो जमीन तुम्हें वापस दे दी जाएगी और तुम्हारी बेटी की शादी के लिए उचित पैसे भी दिए जाएंगे। थोड़ी देर में समीर को राजसभा में लाया गया और उस बूढ़ी औरत द्वारा बताए गए बक्से को भी वहां लाया गया। समीर, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या बन गए? तुमने पूरे गांव को ठगा था। तुम इंसान होने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। राजा ने ये कहते ही समीर ने सिर झुका लिया। तभी अर्जुन दौड़कर आया और बोला, महाराज, समीर बाबू को छोड़ दीजिए, उनकी गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दीजिए। दया करके उन्हें मृत्युदंड मत दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर राजा बोले, अर्जुन, तुम इस चोर के पक्ष में क्यों खड़े हो? वो तो हमेशा तुम्हें छोटा दिखाता रहा है। महाराज, वो मेरी पत्नी की बहन के पति हैं। समीर के साथ कुछ हो गया तो नीला दीदी के साथ साथ जमींदार का परिवार भी टूट जाएगा। तुम और समीर एक ही घर के दामाद हो, लेकिन तुम दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तुम सच्चे और सत्यनिष्ठ इंसान हो और ये एक चोर है। जमींदार जी ने कितनी उम्मीदों से नीला दीदी के लिए समीर बाबू को पसंद किया था। आप दया करके उन्हें एक बार और मौका दे दीजिए। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं समीर को जीवन दान देता हूं। और अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें महल का सेनापति घोषित करता हूं। आज से अर्जुन और उसका परिवार महल में ही रहेगा। सब लोग खुश हुए। समीर बोला, अर्जुन भाई, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नहीं समीर भाई, आप मेरे सामने इस तरह माफी मत मांगिए। आप अपनी गलती समझ गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम सब एक साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। आने वाले दिनों में मैं अच्छे से ईमानदार रास्ते पर जीवन बिताऊंगा। अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम बहुत समझदार इंसान हो। पिताजी, आप इस तरह मत कहिए। आपने मुझे अपना बेटा कहा, इसी में मैं खुश हूँ। सब अपने अपने घर चले गए। अर्जुन महल में काम करने लगा और समीर छोटे मोटे काम करने लगा और सब ही सुखी जीवन बिताने लगे।